पिछले 4-5 दिनों में भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ, खासतौर पर लद्दाख की गलवान वैली में, उससे साफ है कि अब भारत और चीन के आपसी रिश्ते अब एक नए मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सामने हमें युद्ध स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हालात वाकई इतने बदतर हो चुके हैं? चीन की मंशा क्या है? आखिर वो चाहता क्या है? इसे हमें एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ज्यादा बेहतर तरीके से समझना होगा, उसके जवाब उसी तरीके से ढूंढने होंगे। ऐसे ही कुछ सवाल और उसके जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं नेशनलिस्ट वीकली ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी, जो कि चीन मामलों के जानकार है। भारत में चीन को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले बेहद कम हैं, उनमें से प्रफुल्ल केतकर जी एक हैं। उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 14 जून को जो हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, जो तस्वीर सामने आई, उससे ये लगता है कि कोई स्पॉन्टेनियस हमला नहीं था। ये कोई एक बहुत सोची समझी रणनीति चीन की थी और इसके लिए प्री प्लानिंग की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी रही होगी? क्यों चीन ने ऐसा किया? क्या वाकई एक प्री प्लान हमला था? आपकी राय क्या है? देखिए, भारत चाइना सीमा पर जो लद्दाख की साइड में है, वहां पे जो हुआ उसको हमें ठीक से कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। जहां तक हम इस सीमा पर, जिसको एलएसी कहा जाता है, ये बड़ा ही डिफिकल्ट टेरेन है और यहाँ की बाउंड्री जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी 70 साल भारत की स्वतंत्रता के हो गए, लेकिन अभी भी डिफाइंड नहीं है। और इस कारण से साल भर में बहुत सारे इनकर्जन्स हम क्लेम करते हैं कि चाइना ने किए, या चाइना कहता है कि भारत ने किए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहां पे वो अपनी बॉर्डर को क्लेम करते हैं, हम अपनी बॉर्डर को क्लेम करते हैं जी। लेकिन सामान्यतः एक प्रैक्टिस रही है हिस्टोरिकली, स्पेशली 1975 के बाद, कि एक पेट्रोलिंग के लिए एक सीमा जो एक दूसरे की हम मानते हैं वो स्वीकार की गई और उस सीमा तक हम भी पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, वो भी पेट्रोलिंग के लिए आ रहे थे। बीच बीच में जो इनकर्जन की घटनाएं होती थी वो इसी बात को लेकर होती थी, जब कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर बनाने की, या जिसको हम कह सकते हैं सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए के डेरा डालने की बात है कि जहां पे सीमा निश्चित नहीं है। चीन ने वैसा ही कुछ प्रयास इस गलवान रीजन में इस बार किया। जब चर्चा की बात आई, और ये एक साथ चीन ने बहुत स्थानों पर किया, नवंबर के बाद इसको लेकर कुछ इंडिकेशंस नजर आने लगे थे, क्योंकि एक बड़ा बदलाव भारत ने किया है। भारत की नीति में बदलाव हुआ है। पहली बार हमने ग्राउंड रूल्स जो है चीन के साथ डील करने के जो चेंज किए, क्योंकि अभी तक ये था कि चीन एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था पाकिस्तान के थ्रू। अब हमने जो 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद, और हमने हमारी राजनीतिक सीमाएं निश्चित कर दी, उसका मैप भी रिलीज किया, तब से चीन थोड़ा सा आशंकित था कि इस बात को कैसे डील करे, और इसको लेकर चीन कुछ करेगा ऐसे अंदाजा इंटेलिजेंस को भी था, आर्म फोर्सेस को भी था। उसके अनुसार चीन ने किया भी, 3-4 जगह पे एक अंदर आने की, मतलब वो जिसको सीमा मानते हैं वहां तक आने की कोशिश की। हम जहां तक सीमा मानते हैं उसके वो अंदर आए। उसको हमने पीछे ढकलने का भी प्रयास किया, कुछ ढकेला भी, चर्चा के राउंड्स भी इसमें चले। इस चर्चा में ये एक जगह थी गलवान वैली की जहां से चीन को पीछे हटना था, और पीछे हटते हुए चीन ने एक टेंट जैसा टेम्पररी एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसको भी हटाना अपेक्षित था। जितनी रिपोर्ट्स मेरे पास है जानकारी, उसके अनुसार चीन ने लास्ट मोमेंट पर ट्रिचरी करते हुए
इस स्ट्रक्चर को हटाने से मना कर दिया। भारत के सैनिकों ने वो स्ट्रक्चर हटाने की जब कोशिश की तो उन पर हमला किया और वहां से ये सारा अनफोल्ड हुआ। तो बहुत बार लोग ये समझते नहीं है कि ये टेरेन जो है ये बहुत गहरी खाई और ऊंचे पहाड़ों वाला टेरेन है। यहाँ पे सीमा रेखाएं निश्चित नहीं है, इसलिए एक्चुअल कंट्रोल आपका है कहाँ, इसको लेकर जो मतभेद है ये बाउंड्री डिस्प्यूट कहलाता है। इस बाउंड्री डिस्प्यूट पर और एक महत्वपूर्ण बात है, 93 से लेकर 2005 तक बार बार इसके संबंध में जो चर्चाएं हुई भारत और चीन के बीच में, वहां पे एक जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके कारण सामान्यतः दोनों तरफ से ये एक मान्यता है कि गोली नहीं चलानी है किसी भी हालत में। पाकिस्तान की सीमा जो है एलओसी, जिसके यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार गोलाबारी होती है, फिर हम उसका उत्तर देते हैं, उस स्थिति में नहीं आने देना है। उसके कारण हम देखते हैं कि गलवान में जो वैली में जो हुआ है उसमें जो पारंपरिक हथियार या हाथापाई के द्वारा आपसी झड़प हुई है और उसमें एक दूसरे को हथियारों से, लाठी से मारने का प्रयास हुआ है, लेकिन गोली नहीं चली है। ये प्रधानमंत्री जब नरसिंह राव थे तब एग्रीमेंट हुआ। 2005 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो इसको आगे बढ़ाया गया। तो उस कारण से सैनिकों के पास बहुत बार ये चर्चा में आ रहा है कि हथियार होते हुए भी क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका मूल कारण ये है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें सारे गलवान वैली में हुए घटनाक्रम को देखना चाहिए। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 87 में जो हमारा रिन्यू हुआ चर्चा का दौर, 62 के बाद जो एक तरह से खंड पड़ा था भारत चीन संबंधों में, उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय इसकी शुरुआत हुई और वो आगे बढ़ा। उस दिशा में अभी तक चीन टर्म्स को डिक्टेट कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें करने नहीं देता था। अभी लगभग लद्दाख के इस रीजन में 61 रोड्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो बहुत वर्षों से प्रलंबित थे, कुछ बीच में शुरू हुए, कुछ रुक गए, लेकिन हमने पिछले 2 वर्षों में खास करके बड़ी गति से इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है। और हम जहां तक सीमा मानते हैं अपनी, उस एलएसी तक ये सारे रोड्स के एक्सेस आगे लेकर जाने के लिए हमने प्रयास किए। एक बार जैसे एके एंटनी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था कि हमारी अभी तक की नीति ये रही कि अंडर डेवलप्ड बॉर्डर इज द बेस्ट डिफेंस। ये हमारी मानसिकता थी कि क्या है कि वहां पे यदि अच्छे रोड बनेंगे तो सामने वाली की जो फौजें है वो अंदर आ जाएगी, इसलिए ये एक मानसिकता बनी हुई थी अजब सी। इसको हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। चीन को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, चाहे हथियारों का लेकर तैयारी है, वहां पे हमारी फौजों की जो हिल्स में जिस तरह के लड़ने की तैयारी है, फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को लेकर प्रिपरेशन है, इन सब में हम बराबरी का एक तरह से हमने ग्राउंड रूल्स जो है वो चेंज कर दिए। चाइना डोमिनेंट पावर होने के कारण, चाइना एक एक्सपांशनिस्ट पावर होने के कारण, चाइना की मूल मानसिकता इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए चाइना इस स्टेटस को, जिसको चाइना स्टेटस को कहता है, उसको उसमें थोड़ा भी भारत अपनी तरफ भी कुछ बदलाव करता है तो चाइना अपनी आंखें दिखाना शुरू करता है। अभी चाइना को इसमें जो प्रत्युत्तर मिलने लगा है उसके कारण ये सारी डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रही है। इन सारी बातों का हमें इस कॉन्टेक्स्ट में गलवान वैली के क्लैशेस को समझना चाहिए। तो ये तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये स्पॉन्टेनियस हमला नहीं था, इसके पीछे एक प्री प्लान्ड साजिश दिखाई देती है। लेकिन क्या ये महज भारत और चीन के बीच का मसला है? क्या ये लद्दाख में जिन जिन पॉइंट्स पर भारत की और चीन की सीमाएं, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, क्या ये सिर्फ उसी मसले तक महदूद है
इसके पीछे का कारण, या फिर जिस तरीके से चीन जो है वो कोविड के चलते पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, ब्रिटेन हो, यूरोप कंट्रीज हो, गल्फ कंट्रीज हो, हर एक उस पर हमलावर है। हांगकांग में जो हो रहा है, वियतनाम जिस तरीके से चीन पर हमला कर रहा है, या फिर जब अपने घर में बीजिंग में जिस तरीके से कोविड की एक नई लहर वहां पर दिखाई दे रही है। भले ही चीन दुनिया के लिए सच छिपा ले, लेकिन उन्हें पता है, चीन के लोगों को तो सच पता ही है कि वहां पर कोविड किस कदर खतरनाक बना हुआ है। क्या उस थिएटर को कैटर करने के लिए चीन ने इस तरह का ड्रामा एलएसी पर खड़ा किया है? वजह क्या है इसके पीछे, मंशा चीन की क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमें इसको भी ठीक से समझना चाहिए। कम्युनिस्ट चाइना जो है वो मूलतः एंटी पीपल रहा है। अपने चीन के लोगों के खिलाफ भी वो इसी तरह का बर्बरतापूर्ण बर्ताव करता रहा है। एक्सपांशनिस्ट रहा है, हमेशा अपनी बॉर्डर्स को एक्सपांड करने के प्रयास में रहता है। और जब ये दोनों चीजें अपने लोगों को कहना कम्युनिस्ट पार्टी को मुश्किल हो जाता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपनी एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज को और भी ज्यादा दिखाती है। वर्ल्ड ओवर भी कम्युनिस्ट शाही शासन प्रणालियों का यही तंत्र रहा है। भारत के संदर्भ में यदि इस पर्टिकुलर एरिया को हम देखें, तो सच्चाई में यह कभी भी भारत की और चीन की सीमा नहीं थी। यह हमेशा भारत तिब्बत, और तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन के तहत हमेशा ब्रिटिश इंडिया के समय भी उन्होंने ट्रीट किया। दुर्भाग्य से पंचशील एग्रीमेंट के बाद, चाओ लाय ने ये करने के बाद हमने एक तरह से इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर दिया तिब्बत को, और इस कारण से जो हमारी स्वाभाविक सीमाएं थी, क्योंकि तिब्बत पर जम्मू कश्मीर के राजा की सुजर्निटी का भी एक बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो है वो एक हिस्टोरिकल उसका कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी सीसीपी और शी जिनपिंग जो चाइना के चेयरमैन फॉर ऑल जिसको कहा जाता है, वो आज बड़े एक तरह से संकट में है। जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल किया, उसको लेकर एक बड़ा असंतोष है। दूसरी तरफ जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था वहां पर बनी हुई है, एक चाइना व्हाइट एलिफेंट बना हुआ है। पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मनी का जब तक नहीं होता, तब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल वहां पे रहना एक बड़ी मुश्किल है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है ली, उनके बीच में और शी जिनपिंग के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स के द्वारा भी और पीएलए के कुछ अधिकारियों के द्वारा भी शी जिनपिंग को सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। हांगकांग में चीन यूनाइटेड किंगडम जो ओरिजिनल कॉलोनाइजर था, उसके कारण, उसके इंटरवेंशन के कारण गिरा हुआ है। ताइवान में अमेरिका जिस तरह से दम लगाकर खड़ा है ताइवान के साथ, उसके कारण वहां पे गिरा हुआ है। फिलीपाइंस ने भी अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए है। साउथ चाइना सी में स्थिति खराब है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट था शी जिनपिंग का, जो बीआरआई का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये प्रोजेक्ट एक तरह से खटाई में पड़ जाएगा, ऐसी आशंकाएं अभी व्यक्त की जा रही है। ताइवान का पीसफुल यूनिफिकेशन 2021 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक हो जाएगा, ऐसा एक तरह से आश्वासन शी जिनपिंग का था। वो भी कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। और पाकिस्तान को हथियार के रूप में प्रयोग करने के चीन के जो सारे हथकंडे थे, वो विफल होते हुए भारत के खिलाफ दिख रहे हैं। ऐसे में चीन को खुलेआम भारत से पंगा लेना एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि बीआरआई को यदि रिवाइव करना है, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसको रिवाइव करना है, तो भारत ऑन बोर्ड होना चीन के लिए बहुत आवश्यक है। और एक तरह से ये भारत को प्रेशराइज करने की भी चीन की टैक्टिक्स हो सकती है। आज स्थिति ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के साथ व्यापारी संबंध तोड़ने के
कगार पर है। यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी मार्केट स्टेटस चीन का नकार दिया है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल ही रहा है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत कॉशियस हो गए क्योंकि वहां पे चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चीन ने अपनी क्रेडिबिलिटी डोमेस्टिकली भी खो दी है। लोगों के बीच में जो चीन का एकाधिकारशाही का तंत्र है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का और पॉलिट ब्यूरो का, जिसके नेता शी जिनपिंग है, उसको सवाल किए जाने लगे हैं। और दूसरी तरफ चीन की जो विश्वासार्हता थोड़ी बहुत बची हुई थी बाहर, वो भी चीन खोता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में चीन कोई भी जो डिक्टेटोरियल रेजिम होता है वो और बेलिजरेंट हो जाता है, वो और मनमानी तरीके से बिहेव करने लगता है। और चीन की मूलतः यही मानसिकता रही है, जिसको पारंपरिक दृष्टि से मिडल किंगडम कहा जाता था। वो चीन बहुत छोटा था। पूरा का पूरा तिब्बत का रीजन, मंगोलिया का जो हिस्सा चीन में है, चाहे हांगकांग है, ये सारे के सारे रीजन्स जो है वो चीन के एक तरह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत आज हमें चीन के मैप पर दिखते हैं। लेकिन वास्तविक वो चीन का जो हान कम्युनिटी जिसको कहते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में ज्यादा बस्ती है, 94% पॉपुलेशन है, वो मूलतः नहीं है उनकी। और कम्युनिस्ट चाइना ने जिस तरह से वहां के स्थानीय संस्कृति को, उनकी उपासना पद्धतियों को, उनकी जीवन पद्धति को जिस तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया, उसके कारण उनके मन में कहीं ना कहीं बीजिंग के खिलाफ एक असंतोष है। वो कभी ना कभी उमड़कर बाहर आएगा, ये भी बीजिंग को और सीसीपी को पता है। और इस कारण से आज मल्टी फ्रंट वॉर एक तरह से चाइना लड़ रहा है। चाइना डब्ल्यूटीओ में लड़ रहा है, चाइना डब्ल्यूएचओ में लड़ रहा है, यूएन में ह्यूमन राइट्स और यूगुर्स के जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान एक्चुअली था, उसको लेकर चाइना लड़ रहा है। तो साउथ चाइना सी में तो लड़ ही रहा है, हांगकांग में मामला फंसा हुआ है। तो एक तरह से कंप्लीट एनसर्कलमेंट एक तरह से चाइना का है। और इस एनसर्कलमेंट में अभी भारत के साथ संबंध और खराब होना और लद्दाख सीमा पर यह तनाव बढ़ना, ये जुड़ गया है। मुझे लगता है कि डिक्टेटोरियल कम्युनिस्ट रेजिम जब अंदर से अस्थिर होने लगता है तो वो इसी तरीके से व्यवहार करता है। उसी व्यवहार के लक्षण अभी हमें सामने नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़ना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिकली हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बड़ा है। मिलिटरीली चाइना बहुत एक्सपांशनिस्ट है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट और डेट कॉलोनियलिज्म के थ्रू बहुत देशों को अपने जाल में फंसा के रखा है। लेकिन फिर भी आज भारत की ताकत कम नहीं है। पॉलिटिकल विल के साथ भारत में एक सरकार भी है जो इन चीजों को कैसे हैंडल करना, इसकी मानसिकता रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की संपूर्ण जनता आज एक आवाज में बॉयकॉट चाइना के नाम पर खड़ी है और भारत के सेना के साथ भी खड़ी है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है हमें ये विश्वास रखना चाहिए, अभी ये 1962 का भारत ना सैन्य क्षमता में है ना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी में। तो इसलिए स्थिति आने वाली थोड़ी सी कठिन हो सकती है, लेकिन इस इच्छा शक्ति के भरोसे हम आगे बढ़ भी सकते हैं। सर, अगर मैं चीन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहूँ तो मुझे समझ में आता है कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, गल्फ कंट्रीज को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इन देशों को तो यानी वेस्टर्न कंट्रीज को तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन चीन को हम उस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं जानते। वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ की हिस्ट्री को, वहाँ की कल्चर को, वहाँ की खान पान को, वहाँ की पॉलिटिक्स को।
और वहाँ की जियोग्राफी को, वो उसको हम उतना बेहतर तरीके से नहीं समझते जितना कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को समझते हैं। जाहिर है जब ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो आम जो एक तरह की जो कलेक्टिव कंसेंसस है वो उस तरह से हम चीन के प्रति उतना बेहतर नहीं है। एक बड़ा लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज चीन के प्रति हर एक भारतीय जानता है, समझता है। ऐसी स्थिति में हम चीन की फॉल्ट लाइंस को ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। हमें पता है कि एक फुल स्केल वॉर एक ऑप्शन नहीं है, दोनों देश उससे बचना चाहेंगे, होता है, उसे पीछे हटना नहीं है। लेकिन जिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है, प्रोपेगेंडा वॉर की बात होती है, इंफॉर्मेशन वॉर की बात होती है, हम उसमें कहां खड़े हो पाएंगे जबकि हम चीन को ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझते। या ये मेरी ही गलतफहमी है, हम चीन को अच्छे तरीके से समझते हैं और हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में भी चीन को टक्कर दे सकते हैं। कहां खड़ा है इंडिया इस मामले में, कहां हम अपने आप को देखते हैं, आप इस देश को देखते हैं? देखिए, चाइना जिस तरह का वॉर लड़ रहा है उसके अलग अलग लेयर्स है, उन लेयर्स को हम समझे फिर मैं फॉल्ट लाइंस की तरफ आऊंगा। चाइना एक तरफ वॉर लड़ रहा है वो इकोनॉमिक है, एक तरफ वो छोटे छोटे देशों को, खास करके जो मैरीटाइम कंट्रीज है, उनको डेट के ट्रैप में फंसाकर उनको अपनी टर्म्स डिक्टेट करने का प्रयास कर रहा है। बीआरआई एक उसी का एक्सटेंशन है, जो क्योंकि सप्लाई चेन चीन के लिए क्रिटिकल है। चीन ने सारी इकोनॉमिक जो सो कॉल्ड पीसफुल राइज चीन अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, वो बेसिकली सारे लेबर लॉज, सारे ह्यूमन राइट्स, सारी चीजों को एक तरह से पूरी तरह से नकारते हुए उन्होंने जबरदस्ती चीप लेबर के साथ मास प्रोडक्शन करना और उसको डंप करना या एक्सपोर्ट करना, ये चीन की नीति रही है। उसके आधार पर ये सारा डेवलपमेंट होता रहा है। दूसरा जो लेवल है वॉर का, वो साइबर स्पेस में है और उसके भी अलग अलग लेयर्स है। चाइना अपने जबरदस्त प्रोडक्शन एबिलिटी के साथ बहुत बड़े डेटा कलेक्शन का एक सेंटर बन गया है। आज हम जैसे देखते हैं कि भारत जैसे देश में या वर्ल्ड ओवर भी चाइनीज जो मोबाइल हो या बाकी सारे प्रोडक्ट्स हो, उनका बहुत बड़ा शेयर ये चाइनीज प्रोडक्ट्स का है। तो ऐसी स्थिति में चाइना के पास, आज हम सब लोग जानते हैं कि डेटा इज द न्यू करेंसी, और उस करेंसी पर कंट्रोल पाने के लिए चाइना हर तरीके से प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट चाइना का एक 2016 का एक डॉक्यूमेंट भी बना है जो 2025 तक एक तरह से अमेरिका को टेक्नोलॉजी के फील्ड में टक्कर देने की मानसिकता चीन रखता है। तो वो कितना हो पाएगा अभी इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ हद तक चीन निश्चित ही सफल हुआ है। इसके सिवा चीन की जो एक साइबर आर्मी जिसको हम कह सकते हैं, तो उस साइबर आर्मी में भी बहुत बड़ी संख्या में युवा ट्रेन करके उन्होंने रिक्रूट किए हैं और वो ऑफेंसिव आर्मी है। वो ऑफेंसिवली, मतलब एक तरफ चीन ने अपने सारे क्योंकि उनका डिक्टेटोरियल रेजिम है, क्लोज रेजिम है, इसलिए जानकारी ज्यादा वहां से अंदर की बाहर नहीं आती है, लेकिन बाहर की भी अंदर नहीं जा पाती है। तो वहां पे गूगल नहीं है, वहां पे ट्विटर नहीं है, लेकिन चीन ट्विटर पर है, ग्लोबल टाइम्स ट्विटर पर है, चाइना डेली ट्विटर पर है। वो ट्विटर को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, वो गूगल को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो फेसबुक को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों को एक्सेस नहीं देंगे। वो अपने लोगों को वहां के वीचैट पर, वहां पे व्हाट्सएप भी नहीं है, वो वीचैट पर एक दूसरे से संवाद करेंगे। तो उन्होंने एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन का एक आयरन कर्टन जिसको कहा जाता है, वो चीन ने खड़ा करके रखा है। तो अपनी जनता को इस जानकारी से दूर रखना, लेकिन दूसरों के इसमें हस्तक्षेप करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अस्थिर करना, ये माओइस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत चीन का
एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और तीसरा, जो अपनी कैपेसिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने के, पीएलए के मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम के तहत चीन के जो प्रयास पिछले लगभग 20 वर्षों से चल रहे हैं, 2003 के बाद उसको ज्यादा गति मिली पीएलए मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को। वो तो है ही, उसमें अपनी नेवल कैपेबिलिटी को भी, एयरफोर्स के भी कैपेबिलिटी को चीन ने बढ़ाने का, तो ये मल्टी लेवल कैपेबिलिटी बिल्डिंग एक तरह से चीन ने की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन में फॉल्ट लाइंस नहीं है। चीन के बीच में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वो खुद सीसीपी वर्सेस पीपल है। पार्टी वर्सेस पीपल ही अपने आप में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, ये हमें समझना चाहिए। देखिए, हमारे बीच में मतभेद होते हैं तो कोई मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में है, बीजेपी में है, किसी प्रादेशिक दल में है, इवन कम्युनिस्ट पार्टी में है, तो भी हम एक दूसरे को बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बोलने का अधिकार है और एक दूसरे के विचारों को समझने का अधिकार है। वहां पे एक ही दल है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अन्य दल के रूप में किसी का अस्तित्व में आना, इसके अनुभव 2-3 बार वहां के लोगों ने देखे हुए हैं। उसका परिणाम ऐसा हुआ है कि उस मूवमेंट को पूरी तरह से क्रश किया गया। कभी कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर किया गया, कभी जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए तियाननमेन स्क्वायर का जिस तरह से 1989 में ये हुआ था, उसको जिस तरह से स्टूडेंट मूवमेंट को क्रश किया गया, तो ये सारी चीजें ये दिखाती है कि वहां की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन आज भी चीन के अंदर भी, और चीनी मूल के लेकिन चीन के बाहर बैठे हुए लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज है जो चीन को लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखना चाहते हैं। तो ये पहली बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसको हमें ठीक से समझना होगा। दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन जो पिछले कुछ वर्षों में क्रिएट हुई है, हमें ये समझना चाहिए कि चीन का जो प्राचीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, उसमें बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, खास करके भारत से गए हुए बुद्धिस्ट कल्चर का। उसके सिवा वहां के स्थानिक ताओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म का एक सांस्कृतिक विश्व वहां पे रहा है। और इसके सिवा तिब्बत का, मंगोलिया का, जो जिंगजियांग का आज का प्रोविंस है, युगुर जहां से है, मेजोरिटी वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां का, इवन यूनान का, हांगकांग का और ताइवान का, ये सारे अभी कल्चरल एक तरह से नई फॉल्ट लाइंस है। ये सारे एरिया जो है वो पिछले 100 वर्षों में, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में अस्तित्व में आई चीन में, तब से लेकर अब तक ये एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के तहत एक तरह से कब्जाए हुए एरियाज है। वहां के लोगों की जो कल्चरल फॉल्ट लाइंस है, आइडेंटिटीज है, वो हान चाइनीज मिडिल किंगडम से बिल्कुल अलग है। और एक महत्वपूर्ण जो बात हुई है, हान चाइनीज के अंदर भी जो कन्फ्यूशियन या ताओइस्ट या बुद्धिस्ट वैल्यूज थे, आज हम देखते हैं कि अचानक चीन ने पिछले, आप 3-4 दिन में देखेंगे तो योग और भगवा पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है। उसका कारण यह है कि इससे चीन इतना डरता क्यों है? तो इससे चीन नहीं डरता, चीन के लोग नहीं डरते। चीन के लोगों में योग को लेकर, अध्यात्म को लेकर, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को लेकर बहुत आकर्षण है। भारत की परिवार संकल्पना के लिए उनको बहुत आदर है। भारत के फिल्मों का वहां के जो पॉपुलैरिटी है, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण यही है। लेकिन हुआ क्या है कि कम्युनिस्ट जो पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे वहां की जो पारंपरिक मूल्य व्यवस्था थी, संस्कृति थी, उसको ध्वस्त करते हुए मंदिरों में जाना बंद करना, जो पवित्र स्थान है वहां पर भी जानबूझकर जूते, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हुई है। तो इस कारण से
एक कम्युनिज्म की विचारधारा उसको रिप्लेस करेगी, एक आइडियल्स के नाते, वैल्यूज के नाते, व्यक्ति को जीवन में, समाज में जिसकी आवश्यकता होती है, वो जो प्राचीन संस्कृति के मूल्य थे उसके बदले में कम्युनिज्म आएगा, ऐसी लोगों की अपेक्षा थी। 1979 के बाद डेंग सियाओपिंग जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद जिस तरह से पीसफुल राइज और एक तरह से स्टेट कंट्रोल कैपिटलिज्म, उन्होंने चाइनीज वैरायटी ऑफ सोशलिज्म कहा उसको, लेकिन एक्चुअली वो स्टेट कंट्रोल कैपिटलिज्म है। अमेरिकनाइजेशन ऑफ चाइना कम्युनिज्म के नाम पर जो शुरू हुआ, लेकिन वो स्टेट कंट्रोल्ड हुआ, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को उस तरह से पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं है, सिर्फ पार्टी के लोगों को ही उसमें आर्थिक रूप में, पार्टनरशिप के रूप में वो दूसरे देशों के लोगों की इन्वेस्टमेंट के साथ नए उद्योग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जो कन्फ्यूशियन, ताओ या बुद्धिस्ट कल्चर था, उससे भी रूट्स कहीं पे उखड़ गए, कम्युनिज्म उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। तो एक तरह से वैल्यूज का और सारी इस सामाजिक मूल्यों की चेतना का जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इसके कारण वहां पे लोगों में एक भूख है इस मूल्य व्यवस्था को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे योगा सेंटर्स वहां पे भारत के प्रयासों से भी शुरू हुए। तो ये एक दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन है जो कल्चरल लाइंस पर मेनलैंड चाइना से पेरिफेरल चाइना को भी डिवाइड करती है, और मेनलैंड चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी और कॉमन पीपल को भी डिवाइड करती है। तो ये और एक बड़ी फॉल्ट लाइन चीन के अंदर है, जिसको हमें ठीक से समझना होगा। तीसरी जो बड़ी फॉल्ट लाइन है वो चीन में ईस्ट और वेस्ट की है। ईस्टर्न सारा कोस्ट जो है चीन का, वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है, कंप्लीटली अर्बनाइज्ड है। बाकी जगह पे चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जरूर खड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज में जिस तरह की लाइफस्टाइल बाकी ईस्टर्न कोस्ट में है, उस लेवल की मैच नहीं हुई है। बहुत ज्यादा अभी भी एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज वहां पे है, डिस्पैरिटीज के इश्यूज है। 84,000 का पर कैपिटा से लेकर 11-12,000 डॉलर्स के पर कैपिटा तक इतनी डिस्पैरिटी हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न लैंड्स में दिखती है। तो ये भी एक बड़ी फॉल्ट लाइन है, और जो नई फॉल्ट लाइन चीन अपने कारनामों के कारण डेवलप कर रहा है वो तो होती ही रहेगी। भारत को और भारत के एक्सपर्ट्स को, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को इन सारी चीजों को समझते हुए केवल चीन जो दिखाना चाहता है वो ना देखे, चीन को खुली आंखों से इस जो एक लोहे का पर्दा उन्होंने बना के रखा है उसको थोड़ा सा पार देखते हुए चीन के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी सेंसिटिविटी के साथ हम देखें, तो ये स्वाभाविक रूप से दिखेगा कि एक जमाने में चीन जो संस्कृत का चीनी भाषा में ट्रांसलेशन करने वाला था, बुद्धिस्ट विचारों को लेकर जाने वाला चीन था, उसके कहीं ना कहीं अंश अभी भी चीन में बसे हुए हैं। भारत को अभी भी वो बड़े आदर के साथ चीन का समाज देखता है। बहुत सारे अभी भी लोग ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन इतने लंबे समय रहने के बाद भी वहां पे है, उन तक हम पहुंचे, उनको समझे, उनके साथ एक समाज, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो आसानी से होने नहीं देगी, लेकिन फिर भी ये प्रयास हम करें तो मुझे लगता है इन फॉल्ट लाइंस को हम ठीक से समझ भी पाएंगे और उनको उसके द्वारा ठीक से चीन को डील भी कर पाएंगे। सर मुझे बताइए कि चीन की जो मौजूदा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चीन जो दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दुनिया के अलग अलग देशों को कर्ज देकर उनको उन पर अपना प्रभुत्व जमाना की कोशिश में जिस तरह से चीन लगा हुआ है, ये चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की निजी महत्वाकांक्षा है, या पिछले हम चीन के आधुनिक इतिहास को देखें, पिछले 60, 70, 100 साल के इतिहास को देखें, सीसीपी के इतिहास को देखें, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, वो कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, या फिर
शी जिनपिंग की निजी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो माओ से भी बड़ा नेता खुद को साबित करने की कोशिश में लगे हैं। उनसे भी बड़ा कैरेक्टर वो बनना चाहते हैं। क्या वजह है? इसको थोड़ा ठीक से समझाइए। माओ से बड़ा तो नहीं शायद, लेकिन माओ की बराबरी का जरूर वो अपने आप को इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। देखिए, ये थोड़ी थोड़ी दोनों चीजें हैं। सीसीपी का, या हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर ही वर्ल्ड ओवर कम्युनिस्ट पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है कि सत्ता में आने वाला व्यक्ति जो है वो अपने पॉलिट ब्यूरो में पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हुए शासन व्यवस्था को अपने तरीके से मोल्ड करना चाहता है। माओ के समय भी ये हुआ, गैंग ऑफ फोर, और उसके बाद आपसी तनाव, फिर उसके बाद देंग जियाओपिंग का एक तरह से पार्टी से निकाला जाना और फिर रीइंस्टेट होना, उसकी वापसी होना। एक जमाने में पॉपुलैरिटी जो चीन के उस समय प्रधानमंत्री थे शौ एनलाइ, उनकी पॉपुलैरिटी एक जमाने में माओ से भी बड़ी हो जाएगी क्या, ऐसा माओ को हमेशा डर लगता था। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो माओ ने उसका दुख मनाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। वैसे ही देंग जियाओपिंग के बारे में बाद में बहुत सारे नेताओं को चीन के लगने लगा था। तो ये असुरक्षितता का माहौल हमेशा डिक्टेटोरियल रेजिम्स में रहता ही है। तो ये सीसीपी का कैरेक्टर होने के वजह से वो हिंसक भी होते हैं, फिर अपने ही लोगों पर अत्याचार भी करते हैं, हिंसा का मिलियंस ऑफ पीपल को, जिस तरह से कल्चरल रिवोल्यूशन, अनएंडिंग रिवोल्यूशन है ये, कम्युनिज्म के नाम पर है ना, कभी खत्म नहीं होती है। और एक लीडर जाता है, दूसरा लीडर, लेकिन इस बीच में देंग जियाओपिंग ने एक ये कैरेक्टर को समझा और उसने एक प्रथा सी हम कह सकते हैं कि विकसित की कि आने वाले समय के लिए दो टर्म खत्म होते होते एक नया जनरल सेक्रेटरी आएगा और वो आगे जाकर प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये एक तरह से परंपरा हुई। माओ के बाद ऑफिशियली किसी को चेयरमैन करके सीसीपी का घोषित नहीं किया गया। अब लगभग ये शी जिनपिंग पहली बार अपने आप को चेयरमैन के रूप में डिजिग्नेट करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में, जो जिस तरह से वो चीन में और चीन के बाहर भी बेच रहे हैं, ये एक उनका बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एक चीन को बड़ी न्यो कॉलोनियलिस्ट पावर के रूप में वो प्रस्थापित एक तरह से करना चाहते हैं। तो ये शी जिनपिंग की, हालांकि उन्होंने भी बहुत बड़ी हिंसा अपने आंखों से देखी, अपने परिवार में लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी के संस्कारों में पले बड़े होने के कारण उससे बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सत्ता काबिज रखने में ही ज्यादा उनका इंटरेस्ट है। तो बीआरआई को किसी भी हाल में सक्सेसफुल करना, ये भी उनकी महत्वाकांक्षा का एक बड़ा हिस्सा है। ताइवान और हांगकांग के यूनिफिकेशन को लेकर भी वो उसी तरह से एम्बिशियस है, और इस वजह से इन्होंने एक तरह से ठान लिया है। हालांकि चीन की ये कमिटमेंट रही है जब हांगकांग का हस्तांतरण हुआ तब कि 2047 तक उसकी ऑटोनॉमी जो है बरकरार रखी जाएगी। उसी तरीके से ताइवान को भी चीन में जबरदस्ती यूनिफिकेशन करना, ये भी एक तरह से शी जिनपिंग ने अपने एम्बिशन का हिस्सा बना के रखा है। मूल प्रश्न ये है, 2022 में उनकी जो सेकंड टर्म है वो पूरी हो रही है सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी और चीन के प्रेसिडेंट के नाते। ऐसी स्थिति में वो एज अ चेयरमैन यदि रह जाते हैं तो वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग हेड ऑफ द स्टेट बने रहेंगे, और वो बने रहना चाहते हैं, और वो बने रहने के लिए उनको ये सारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना एक तरह से आवश्यक है। तो सीसीपी का मूल कैरेक्टर और शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा, उनकी पर्सनालिटी जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, डोमिनेंट
और जिसको चीन में भी कहा जाता है कि टफ लीडर है, टफ लीडरशिप है। तो उस कारण से भी चीन का ये व्यवहार हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में चीन के अंदर से इसको लेकर कितनी आवाजें आती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी पिछले 2-3 महीने में दो कम से कम घटनाएं मेरी जानकारी में ऐसी है कि जहां पे शी जिनपिंग को एड्रेस करते हुए लेटेस्ट एक कोरोना के केसेस को लेकर है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर है, जिसके कारण जो उनकी नेशनल कांग्रेस हुई है उसमें कहीं पे भी जीडीपी टारगेट्स को लेकर चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर भी वहां की बिजनेस कम्युनिटी में भी बहुत असंतोष है। वहां के कुछ इसमें जिन्होंने आवाज उठाया वो लोग भी अचानक रातों रात गायब हो गए, ऐसी भी घटनाएं सामने आई है। दूसरी तरफ चीन में अभी 11 प्रांतों में लगभग बाढ़ की स्थिति है, तो उसके कारण भी बहुत बड़ा नुकसान चीन में हो रहा है। बीजिंग में आपने जैसे संदर्भ दिया कि कोरोना का एक तरह से सेकेंड वेव जिसको कहा जा रहा है, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव है। कुछ वीडियोस और कुछ जानकारी जो वहां से आ रही है उसमें सारे ही अस्पतालों में भयंकर भीड़ है और एक पैनिक का माहौल है। इन सारी चीजों को किस तरह से शी जिनपिंग एड्रेस कर पाते हैं और कितना उनको सीसीपी और उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक सारे लोग हैं वो साथ देते हैं, इस पर चीन की अंदरूनी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। चीन जितना इंटरनली अनस्टेबल होगा उतना वो बाहर ज्यादा एग्रेसिव और बेलिजरेंट होता जाएगा। तो ये अंदर की स्थिति ध्यान में रखते हुए क्या चीन में शी जिनपिंग का कोई उत्तराधिकारी अभी है? ली जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर नॉन पॉलिटिकल पर्सन होते हुए भी बहुत पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं। एक मजेदार बात है हरदीप जी जो वहां पे उभर कर आई है। एक शी जिनपिंग ने एक निर्णय लिया, वहां पे एक वेंडर कल्चर, स्ट्रीट वेंडर्स जो है जिसको हम कह सकते हैं भारत के लोगों को समझने के लिए कि ठेले पर या रेडी पर जो बेचने वाले लोग हैं, ऐसी संख्या एक बहुत बड़ी संख्या चीन में हमेशा से रही है। वहां के फूड कल्चर में भी ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो एक निर्णय शी जिनपिंग ने ऐसा लिया कि ये वेंडर कल्चर जो है वो पूरी तरह से खत्म करना है, ऐसे लोगों को रास्ते पर ऐसी ठेला वगैरह लगाने के लिए पूरी तरह से बैन करना है। उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा उसको लेकर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी में आवाज आई और प्राइम मिनिस्टर ली ने इसके विरोध में सबसे पहले बोला। तो ये विरोध के सुर जितने बढ़ रहे हैं उतने शी जिनपिंग ज्यादा अस्वस्थ हो रहा है, जो कोई भी डिक्टेटर सामान्यतः होता है। तो ये महत्वाकांक्षा व्यक्ति की और जो एकाधिकारशाही की मानसिकता पार्टी की, कम्युनिस्ट विचारधारा की, इन दोनों के मिश्रण से हमें ये चीन का व्यवहार इस तरह का दिख रहा है। इसको ठीक से हमें समझना भी होगा, एनालाइज भी करना होगा और डील भी करना होगा। अभी इससे बचने का ऑप्शन हमें नहीं है, इसको समझना है और डील करना है। सर मैं थोड़ा सा संक्षेप में ये समझना चाहूंगा कि अब जिस दोराहे पर हम खड़े हैं, ऐसी स्थिति में गलवान हमले के बाद भारत में जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां भी हैं, वो एक बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा कर रही हैं और ये कार्रवाई की अपेक्षा नेचुरल भी है। कहीं ना कहीं लगता है कि चीन को एक सबक जरूर सिखाना है, लेकिन अगर हम कहें कि जो फुल स्केल वॉरफेयर है वो एक रेटरिक सवाल यहाँ पर खड़ा दिखाई देता है, वो उसकी संभावना ना तो फिलहाल दिखाई देती है, ना ही होनी चाहिए अगर हम सही मायने में कहें। लेकिन
इसके अलावा विकल्प है क्या भारत के पास? भारत कर क्या सकता है? क्या इकोनॉमिक फ्रंट पर हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं चीन के खिलाफ? जैसे बाइकॉट चीनी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, और जो वहाँ पर कंपनियां जिनके टेंडर्स हैं वो लगातार खत्म किए जा रहे हैं, या फिर डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से चीन अलग थलग पड़ा है, डिप्लोमेटिकली हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों को अपने पक्ष में खड़ा करके किसी तरीके से चीन के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विकल्प क्या देखते हैं, खासतौर पर इमीडिएटली भारत क्या कर सकता है? नहीं, ऐसा है कि जो इमीडिएट, देखिए किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती है। चाइना एक जमाने में ये कहा जाता था कि 50 साल आगे का सोचकर चलता है। 2015 के ड्रीम्स रखते हुए चाइना अपना प्लानिंग करता है, ऐसे चीन और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा जाता था। तब तक ये चीन इसी तरह का रहेगा नहीं रहेगा, अभी ये सारा फिर से चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है। इसी तरह का व्यवहार रहा तो चीन शायद इतना अलग थलग पड़ जाएगा कि इस तरह की चीन को एकत्रित मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा किसी भी नेतृत्व के लिए। लेकिन भारत की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में दोनों देश नहीं चाहते कि युद्ध जैसी स्थिति आए। उसका कारण मूलतः ये है कि आज जिस तरह की हेल्थ इमरजेंसी से पूरा विश्व जूझ रहा है, दोनों देश भी अंदरूनी स्थिति में जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध की स्थिति आती है तो सारे रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा। रशिया और अमेरिका जैसे देशों की इंटरवेंशन की स्थिति भी बन सकती है। चीन भी, जहां तक इंटरनल रिपोर्ट्स मेरी जानकारी है, चीन भी ये नहीं चाहता। लेकिन चीन कहीं पे भी अपने आप को इससे हम पीछे हट रहे हैं, ये भी मैसेजिंग अपने लोगों में देना नहीं चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम डटे रहना, और सौभाग्य से इस सरकार ने, भारत की सरकार ने हमारे सेनाओं को ग्राउंड की सिचुएशन को देखते हुए डटे रहने की और अपनी पोजीशंस को कायम रखने के जिस तरह से आदेश भी दिए है और एक तरह से स्वायत्तता भी दी है, उसके कारण हमारे तरफ से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो लोकल ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है उसके हिसाब से मिलिट्री के जो नेतृत्व है, वहां के कमांडर है, वो अपने सीनियर से कंसल्ट करते हुए अपना कॉल ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमें कायम रखनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, गलवान रिवर पर भी जो हमने ब्रिज का काम था उसको हमने आगे बढ़ाया है, तो उसको भी कायम रखने की आवश्यकता है। जो हमने एक तरह से हमारे संकल्प की सिद्धि के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को भी एक तरह से पूरे भारत में इंटीग्रेशन का जिस तरह का माहौल पिछले अगस्त के बाद बना है, उसको भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। हम नेपाल जैसे देश में हमारे प्राचीनतम सांस्कृतिक संबंध है। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की शासन होने के कारण वो चीन का एक कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है, उसको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। नेपाल में भारत के लिए बहुत अच्छी मानसिकता रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। चीन के कॉलोनियलिज्म के खिलाफ वहां पे भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, उसका भी हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये करते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली चीन को जहां जहां संभव हो, चीन के इनह्यूमन, एंटी पीपल, इररिस्पॉन्सिबल, एक्सपांशनिस्ट बिहेवियर को क्वेश्चन करना, तथ्यों के साथ काउंटर करना, ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। जहां तक इकोनॉमी की बात है, हमें हमारे इंटरनल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशंस करते हुए उसके एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन को मजबूत करने के नए नए तरीके, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को इसमें एनकरेज करने वाला पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट,
ये सारी चीजें हमें करनी होगी, तभी हम जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं या लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, ये संभव हो पाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब करते हुए, हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री क्षमता को बढ़ाते हुए, चीन को इंटरनेशनली क्वेश्चन करते हुए, अल्टीमेटली हमें चीन की जो फॉल्ट लाइंस है, चीन जिस तरह से अपने ही लोगों के खिलाफ अपने आसपास के प्रदेशों में जिस तरह का एक तरह से अमानुष तरीके का बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार चीन का कम्युनिस्ट रेजिम करता है, जैसे कि तिब्बत का जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रवक्ता ने भी ये कहा कि ये इनह्यूमन ब्रूटल रेजिम है और इसके खिलाफ इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। ये चीन के लोगों के खिलाफ नहीं, ये सीसीपी और सीसीपी का जो शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षा के साथ बढ़ता हुआ ये अमानवीय व्यवहार है, उसके खिलाफ पूरे एक हमारी रणनीति एक तरह से विश्व में शांतिपूर्ण सांस्कृतिक तरीके से नेतृत्व करता हुआ भारत, जो इन फॉल्ट लाइंस के साथ वहां के लोगों के साथ चर्चा बढ़ाते हुए आगे कदम बढ़ा रहा है, इस रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि चीन अमेरिका बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ चीन के साथ डील नहीं कर सकता। आर्थिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहां पे भी टकराव में आएंगे, अमेरिका कभी भी अपनी चाल बदल सकता है। लॉन्ग टर्म में सिविलाइजेशनली चीन के साथ यदि किसी ने डील किया है तो वो केवल भारत ने किया है। भारत ने चीन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और वहां जाकर गुरुओं ने भारत के भी अध्यापन का काम किया है। प्राचीनतम काल में भी वहां पे जीवका नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो वहां पे एपिडेमिक या कोई भी आरोग्य की स्थिति में औषधोपचार कैसे हो उसकी शिक्षा भी चीन में भारत के गुरुओं ने एक समय दी है। तो इन सारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए चीन को, इस बेलिजरेंट चीन को, ये पिछले 100 साल में जिस तरह का एक भयंकर रेड ड्रैगन बन गया है, उस चीन को डील करने के लिए हमें हमारा सिविलाइजेशनल विजडम जागृत करते हुए, उस सिविलाइजेशनल विजडम के साथ, हमारा पूरी सभ्यता की समझ के साथ चीन के फॉल्ट लाइंस को डील करना पड़ेगा और एक तरह से एशिया का और विश्व का चीन को हैंडल करने में नेतृत्व भी करना होगा। ये हमारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से चीन को, वहाँ के इतिहास को, उनकी फॉल्ट लाइंस को, उनकी मंशा को बेहतर तरीके से समझाया। हम चीन को और बेहतर तरीके से जान पाएँ। जाहिर है आगे ये स्टोरी एक डेवलपिंग स्टोरी है, आगे भी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते रहेंगे। हम आगे भी आपके साथ इसको लेकर बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।